गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी HBSC बोर्ड के लिए क्लास 12th, उसका सेट बी हम सॉल्व कर रहे थे। सेट बी के मैंने 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो आपको जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको सॉल्व कराए थे। आज हम देखेंगे कि जो हमारे 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आप इन क्वेश्चनों को देखते हो और सही तरीके से फॉलो करते हो तो आपको ये मददगार होंगे ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब बोर्ड के एग्ज़ाम 2 मार्च से शुरू होने वाले हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कीजिए जिससे आपको वहाँ पे किसी का मुंह ताकना नहीं पड़े। तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम को ऐसे ही वेस्ट ना करते हुए बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपना आज के जो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन से लिया गया है। पहला चैप्टर था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइन, आपका जो फंक्शन है एफ वो रियल टू रियल डिफाइन है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे जो फंक्शन एफ एक्स दे रखा है आपके पास, तो एफ एक्स यहाँ पे गिवन है, एफ एक्स जो फंक्शन है आपका वो दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपको ये शो करना है कि दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। आपको ये बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है और ना ही ये क्या है, ऑन टू है। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1 1 फंक्शन के लिए, तो 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज़ ए यूनिक इमेज इन सेट बी। अगर सेट ए के सभी एलिमेंट हमारे यूनिक इमेज बना रहे हैं सेट बी के अंदर, तो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द 1 1 फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि आप जो सेट ए है उसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ना बने सेट बी के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको एक उस इमेज के अकॉर्डिंग नहीं करा, मैपिंग के अकॉर्डिंग मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। आपको एक दूसरा मेथड है, उससे मेथड से मैं इसको आपको सॉल्व कराता हूँ। तो एक मैपिंग मेथड भी होता है, मैपिंग से भी हम इसको कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r। भाई मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स लिख लिए, x1 और x2 दोनों ही कैसे नंबर्स हैं, मेरे रियल नंबर्स हैं, r में बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ बच्चों, यहाँ पे मैंने fx1 रखा, fx1 निकल के आया मेरे पास x1 का स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे fx2 निकालता हूँ तो ये आ गया मेरे पास x2 का स्क्वायर। अब 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या लेके चलते हैं कि फंक्शन को दो पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, उनको दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ अगर ये 1 1 की डेफिनेशन जो होती है वो इस बात को कहती है, इस कंडीशन में 1 1 फंक्शन के लिए, अगर मैं यहाँ पे 1 1 फंक्शन की बात कर रहा हूँ 1 1 फंक्शन के लिए, कि 1 1 फंक्शन के लिए क्या होता है कि इफ़ fx1, अगर आपका fx1 fx2 के इक्वल है तो उस कंडीशन में आपका जो x1 है वो x2 के इक्वल आना चाहिए। अगर x1 x2 के इक्वल आता है तो आप बोलोगे दिस फंक्शन इज ए 1 1, अदरवाइज नॉट ए 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं रखता हूँ, तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, x2 का स्क्वायर के, x2 का स्क्वायर। और यहाँ से x1 की वैल्यू अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो x1 की यहाँ से 2 वैल्यूज़ निकल के आती हैं, प्लस माइनस x2। तो यहाँ पर x1 एक तो वैल्यू दे रहा है आपके पास प्लस का x2 और एक वैल्यू दे रहा है माइनस का x2। तो यहाँ पे x1 की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमारी डेफिनेशन कहती है कि भाई यहाँ पर 1 1 फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो ये बोलती है कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन का जो प्रत्येक एलिमेंट होता है उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन के अंदर। तो यहाँ पे तो इसकी इमेज कितनी आ रही है, एक ही एलिमेंट की 2 इमेज आ रही हैं। तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। तो ये हमारा एफ एक्स यहाँ पे क्या नहीं हुआ, एफ एक्स इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो आपका एफ एक्स यहाँ पे 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है जी। अब इसको मुझे क्या प्रूफ करना है, अब मुझे इसको ऑन टू प्रूफ करना है। तो ऑन टू के लिए हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, अगर मैं इसको इसी फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करता हूँ तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो एफ एक्स है मेरा, लेट
एफ एक्स को हम क्या लेके चलेंगे, वाई लेट करके चलेंगे, वाई। तो यहाँ पे एफ एक्स आपने वाई लेट कर लिया, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू वो कितनी निकल के आएगा, y इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब x को मैं y की टर्म में लिखता हूँ तो ये निकल के आएगा अंडर रूट वाई इक्वल्स टू एक्स। तो x की वैल्यू यहाँ पे इधर दोनों तरफ अंडर रूट लगाएगी तो x अंडर रूट वाई आएगा। अगर यहाँ पे अब मेरी जो डोमेन और कोडोमेन है, यहाँ पे अगर मैं डोमेन और कोडोमेन की बात करता हूँ तो दोनों ही कैसे हैं, रियल नंबर है। अब y मेरा किसके अंदर है, कोडोमेन के अंदर। अगर मैं यहाँ पे कोई रियल नंबर रखता हूँ, जैसे मैंने -3 रखा, -3 क्या है मेरा, -3 तो एक रियल नंबर है, लेकिन अंडर रूट -3 नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर के अंदर बिलोंग ही नहीं करेगा। जब ये रियल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा तो ये कोई इमेज ही नहीं देगा। तो हम बोल सकते हैं सो दैट, इस वजह से जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो ये आपका क्या नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है, दिस फंक्शन इज नॉट ए वन फंक्शन एंड नॉट ए ऑन टू फंक्शन। तो ना इधर 1 नॉर ऑन टू। तो ना तो ये फंक्शन कैसा है आपका 1 फंक्शन है, और ना ही ये आपका फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, समझ आ गया होगा आपको। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। इसी का एक और पार्ट और दे रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से लिया गया है, और में दे रखा है 21 का ही और है ये क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। तो देखिए भाई, इसमें क्या कहा गया है कि आपके पास दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो कैसे निकालते हैं भाई, आपको वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की। हमने इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, tan इनवर्स √3 और माइनस sec इनवर्स -2, इसकी वैल्यू को निकालना है। अब आप जानते हैं tan इनवर्स, tan में भाई √3 किसकी वैल्यू होती है आप सभी जानते होंगे। tan इनवर्स, tan में इसकी जो वैल्यू होती है, अगर रेडियन के अंदर हम लिखते हैं इसको, तो ये होती है आपकी π/60 की होती है, इसको π/3 लिखेंगे। और जो sec इनवर्स है, sec का, अब sec को आपको पता है, sec का हमारे पास क्या रूल होता है भाई, अगर sec इनवर्स x, आपको मालूम होगा ये चीज़ कि sec इनवर्स -x है, वो किसके इक्वल होता है, ये होता है पाई माइनस sec इनवर्स x, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे sec इनवर्स को, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स 2 माइनस, अब ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी, sec इनवर्स 2 आ जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। tan इनवर्स से tan को हटा देंगे, ये तो आपका π/3 आ गया, माइनस इसको लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब cos में आप यहाँ से ये चेक कर सकते हो, जब cos 1/2 की वैल्यू क्या होती है भाई, sec इनवर्स 2 की वैल्यू बतानी है तो आपको पता होना चाहिए sec 2 कितना होता है। तो आप ये देख लो कि cos 1/2 कितना होता है। तो cos 1/2 कितने पे होता है, 60 पे होता है। cos जो आपका 1/2 होता है वो 60 पे होता है। तो cos किसका उल्टा होता है भाई, sec का उल्टा होता है। तो ये भी कितने पे हो जाएगा आपका, 60 पे हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो sec इनवर्स sec π/3 60 पे। ठीक है जी, तो ये आपका हो जाएगा π/3 माइनस पाई, इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से, माइनस π/3। इसको सॉल्व करिए, π/3 माइनस इसको 3π में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2π/3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो पाई में से 2π सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का π/3। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इसका और का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। तो नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, जो कि आपका लिया गया है ठीक उससे मैट्रिक्स चैप्टर से, जो आपका मैट्रिक्स चैप्टर है क्लास आपकी 12th में।
अब इसमें कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है 3x2 का, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, उसके एलिमेंट्स आपके पास गिवन दे रखे हैं इस कंडीशन में। तो यहाँ पे आपको जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम एक मैट्रिक्स लेट करते हैं। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट ए मैट्रिक्स, ए मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, कोई मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की है, 3x2 की है। 3x2 का मतलब क्या है, आपको 3 रो रखनी है और 2 कॉलम्स रखने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे A11, A12, A21, A22 और A31, A32, ठीक है जी। ये मेरा एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है, 3x2 का। इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन से इनको रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम कहते हैं। तो कंडीशंस क्या दे रखे हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स क्या गिवन दे रखे हैं, Aij इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस I माइनस 3j, ठीक है जी। ये मोड में दे रखा है आपका। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट रखता हूँ A11, तो I के प्लेस पे भी आपको 1 रखना है, J के प्लेस पे भी आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पे जब I के प्लेस पे 1 रखोगे और J के प्लेस पे भी 1 रखोगे, इसको सोल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा 1/2, 1 -3, 1 में से -3 करेंगे तो -2 आएगा, और -2 का मोड करोगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका निकल कर आ गया 1, ठीक है जी। अब क्या निकालोगे, A12 निकालोगे, तो A12 यहाँ पे निकालेंगे तो आपका I के प्लेस पे 1 हो गया और J के प्लेस पे आपका 2 रख देंगे यहाँ पे, 3 × 2, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 1/2, और 1 और 3 2 6 में से जो 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका -5, और इसको हम लिख सकते हैं 5/2, ठीक है जी। अब क्या निकालेंगे, अब आप निकालोगे A21 निकालेंगे तो यहाँ पर I के प्लेस पे 2 रखना है और आपको J के प्लेस पे 1 रखना है, तो ये निकल कर आएगा आपका 1/2, 2 - 3 भाई, अब 3 1 3, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, तो ये हो जाए आपका हो जाएगा 1/2। तो अब यहाँ पे इधर निकाल देता हूँ मैं आगे। अब मुझे क्या निकालना है, ये लाइन ऐसे येलो कलर की कर देते हैं भाई। अभी इसमें निकालना है आपको, क्या निकालना है, A21 हो गया, A22 निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सभी एलिमेंट निकालने हैं इसके। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, I के प्लेस पे 2 रखोगे और J के प्लेस पे भी क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और 3 2 6 है, 2 में से 6 वो करेंगे तो ये -4, तो -4 लोगे तो ये कितना निकल का आएगा यहाँ पे भाई आपका, ये निकल का आ जाएगा, इसको इधर रख देता हूँ मैं, तो ये निकल का जाएगा आपका 1/2 × 4, 2 2 = 4, 2 2 = 4, तो ये निकल का आ गया आपका 2, ठीक है जी। अब क्या निकालोगे, A31 निकालना है आपको। तो A31 का मतलब है I के प्लेस पे आपको 3 रखना है, J के प्लेस पे आपको क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0, और ये आपका कंप्लीट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप A32 निकालोगे तो I के प्लेस पे आप क्या रखोगे, 3, और J के प्लेस पे आप क्या रखोगे, 2, तो आपका निकल का आएगा 1/2, 3 - 6, तो 3 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आज आपका आ जाएगा प्लस का 3, तो 3/2। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या निकल के आ गई भाई आपकी। अगर मैं यहाँ से रिक्वायर्ड मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो हमारी मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बना मेरा, इस पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा तो इसके एलिमेंट्स बनेंगे भाई। तो हमारी जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बनी, ए मैट्रिक्स जो हमारी निकल के आ गई, वो आ गई A11 की वैल्यू आपके पास 1 निकल के आई थी, A12 की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आई थी, 5/2, और A21 की वैल्यू आई थी आपके पास 1/2, और A22 की वैल्यू आई थी आपके पास 2, और ये आ गई 0, और आपके पास A32 आया था आपके पास 3/2। तो ये मेरा एक 3 × 2 का एक मैट्रिक्स निकल के आ गया, जो इसमें पूछा गया था। जो हमें एक मैट्रिक्स बनाना था 3 × 2 का, वो कंप्लीट हो गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। हाँ, राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, तो वो 23 है आपका, 23 देख लीजिए, 23 क्वेश्चन है। तो 23 चेक करते हैं भाई, 23 क्वेश्चंस तो हमारा लिया गया है 23। तो 23 क्वेश्चन में क्या है
फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इज एट x इक्वल टू 1। अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है तो आपको क्या बतानी है, k की वैल्यू बतानी है। तो भाई ये इसको आपको कंटिन्यूअस दे रखा है ऑलरेडी, एट x इक्वल्स टू 1 पे ये कंटिन्यूअस है। तो आपको पता है कि जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसकी LHL RHL और जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं वो तीनों ही चीज़ इक्वल होती हैं। तो मैं इसकी LHL और RHL यहाँ पे, तो यहाँ पे तो LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, हम लिमिट ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। तो मैं पहले लिमिट निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं भाई, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x। तो यहाँ पे फंक्शन दे रखा है आपके पास लिमिट x टेंस टू 1 और ये फंक्शन है आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। जब भी 0/0 फॉर्म बनती है, 11th क्लास में आपने सीखा होगा कि 0/0 फॉर्म को हम या तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं या एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। कई तरीके होते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से भी ओपन कर सकते हैं अगर फैक्टर नहीं बन रहे हो तो इसको मैं बाय फैक्टर से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट x टेंस टू 1 और ये हो जाएगा आपके पास, इसके फैक्टर्स लिखेंगे x माइनस 1 और ये x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर कर दीजिए भाई। यहाँ पे इसके फैक्टर हो गए, आपको पता होगा ये आइडेंटिटी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे इसको करा है। यहाँ पे ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो आपके पास यहाँ पे आगे निकल के आई, जो लिमिट निकल के आई लिमिट x टेंस टू 1 और ये बचा आपके पास x प्लस 1 और यहाँ पे जब मैं लिमिट पुट करता हूँ तो 1 प्लस 1 ये कितना निकल के आ गया 2। तो अब आपके पास जो f1 है, जो f1 ये कहता है कि x इक्वल्स टू 1 पे आपका ये था और यहाँ पे ये बोला गया है कि इसमें कि जो x नॉट इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू जब 1 नहीं है तो इस पे आपकी k है ये। ठीक है जी। तो f1 की वैल्यू यहाँ पे k दे रखी है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से निकाल लेता हूँ, जो आपका f1 आया निकल के, यहाँ पे f1 ये निकल के आ गया। और हमारे पास एक कंडीशंस होती है कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल्स टू fa के बराबर आ जाता है तो भी फंक्शन आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो f1 पे मैंने देखा कि मेरे पास ये 2 निकल के आ गया और यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास दे रखी है k, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है जी। तो आप इसको राइट कर सकते हो। ठीक, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर जो 24 है आपका, 24 क्वेश्चंस लिया गया है। तो 24 क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई आपसे, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू a cos b sin x a b बिलोंग्स टू r सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। चेक करते हैं भाई एक बार। आपके पास दे रखा है यहाँ पे y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करेंगे तो इसका निकालेंगे dy ओवर dx इक्वल्स टू, अब ए तो कांस्टेंट है यहाँ पे तो यही रहेगा, cos का कितना हो जाएगा माइनस का sin x, इसका हो जाएगा माइनस sin x, यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ। प्लस साइन का क्या होता है, साइन का cos होता है भाई, b कांस्टेंट है यहाँ पे तो ये cos x हो गया। तो अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी। तो इसका करेंगे तो दोबारा ऐसे ही है, तो डबल डेरिवेटिव हो गया इसका, और यहाँ पर करेंगे साइन एक्स का अगेन करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी चल ही रहा है यहाँ पे cos x, और यहाँ पे cos का करेंगे तो ये b माइनस का sin x। और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये आपके पास आएगा a cos x प्लस b sin x, और ये इसका क्या हो गया भाई, डबल
डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब ये आपको पता है ये क्या बन गया, ये दोबारा से वही बन गया जो मेरा y था भाई, ये y है तो इसके प्लेस में मैं क्या रख सकता हूँ, y रख सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं y रख सकता हूँ। तो ये निकल कर आ जाएगा आपका डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू माइनस वाई, और इस माइनस वाई को इधर अगर आप लेके जाओगे अपोजिट साइड तो ये आपका हो जाएगा डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो दिस इज द राइट आंसर। तो आप चेक कर सकते हो भाई, स्क्रीन शॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इसी का और पार्ट है। 24 का ही और में दे रखा है क्वेश्चन, और देख लेते हैं इसको एक बार। तो इसमें आपसे कहा गया है कि y log y dx माइनस एक्स डी एक्स फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है जी, तो जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो y log y dx और माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। अब जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ पर इसको वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं भाई। log dx इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x dy। ठीक है जी, तो x वाली टर्म तो dx के साथ ले जाइए और y वाली टर्म्स को dy के साथ लेके जाएंगे। x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास dx अपॉन x इक्वल्स टू dy अपॉन y log y। ठीक है जी, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। अब आपको यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करना है भाई। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे आप और यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 अपॉन वाई log y और dy। ठीक है जी, अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका भाई, यहाँ पे कर लेते हैं। अब आपको पता है कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया log x। ठीक है जी, इक्वल्स टू, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा, इस log y को आप t पुट कर लीजिए। इसका इंटीग्रेशन इसको करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 अपॉन वाई और log y को मैंने क्या रख लिया भाई, इनटू में t रख लिया। जब मैंने यहाँ पे इसको लेट का पुट कर लिया भाई, यहाँ पे क्या पुट किया है, मैंने यहाँ पे पुट किया है भाई, यहाँ पर log y को t रख लेते हैं भाई, t मान लेते हैं। ठीक है, log y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो log y का कितना होता है, 1 अपॉन y हो जाएगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो log y का 1 अपॉन y का करेंगे तो 1 हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में मैं इसका निकाल रहा हूँ। और t का करेंगे तो ये dt अपॉन dy हो जाएगा। तो यहाँ से जो dy की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी y dt। ठीक है जी, अब dy की वैल्यू को उठा के आप इस dy की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, y dt रख देता हूँ, y dt। तो y से आपका y कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचेगा आपके पास log x इक्वल्स टू 1/t। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 1/t है तो log t हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा log t, और प्लस में हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा लेते हैं जिसको कह देते हैं log c मान लेते हैं भाई उसको। ठीक है, log c। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे log x और इसको log t को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का log t और ये इधर हो जाएगा log c, ये log c है। ठीक है जी, तो log a माइनस b, तो log a माइनस b होता है हमारे पास log a अपॉन b, तो x अपॉन t लिख लेंगे इसको, और ये आपके पास आ जाएगा log c। log से log बोथ साइड हटा देंगे तो x डिवाइडेड बाई t इक्वल्स टू c आ जाएगा। और अब हमने t को क्या पुट करा था, log y, तो यहाँ पे हम इसको रख लेंगे log y, ये आपके पास हो जाएगा log y और इक्वल्स टू c। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द, ये आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ठीक है जी, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। क्लियर भाई, कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं।
तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि भाई अगर मेहनत करोगे तो मेहनत का फल तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेहनत किसी की बेकार नहीं होती। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि एक एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक 5 वाइट एंड 2 बॉल्स आर ड्रा फ्रॉम द अर्न। भाई ये कह रहा है कि एक बर्तन है, उसमें 10 ब्लैक बॉल है, 5 वाइट बॉल है, 2 बॉल उसमें से निकाली जाती है, वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिगर रिप्लेसमेंट के। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों जो बॉल निकाली गई हैं वो कैसी हैं? ब्लैक है। ठीक है जी। तो उस अर्न के अंदर भाई जो बर्तन है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अर्न। ठीक है जी। कितनी दे रखी है? 10 तो है ब्लैक बॉल, प्लस में 5 है उसके अंदर वाइट बॉल। ठीक है जी। तो टोटल हो गई आपके पास 15। यहां पे लिख लेता हूं मैं, लेट even and E2 be the two events when first drawn ball is black and second is also black भाई मेरे पास 2 इवेंट है, E1 मतलब E1 है जब फर्स्ट बॉल ब्लैक है, और E2 है उसके लिए जब सेकंड बॉल भी कैसी है? ब्लैक है, जो ड्रॉ की गई है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब जो मैंने पहली बॉल निकाली है वो किस कलर की है? ब्लैक कलर की है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब भाई ब्लैक बॉल कितनी है मेरे पास? 10 है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो? 10। टोटल बॉल कितनी है? 15, तो 10/15 ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब दूसरा निकालते हैं भाई E2 का मतलब है जो E2/E1 निकाल, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने सेकंड बॉल निकाली है वो भी किस कलर की है? ब्लैक कलर की। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो बॉल निकाली गई है उसको हमने उसके अंदर रिप्लेस नहीं किया है। ठीक है। तो रिप्लेस नहीं किया है मतलब जो मैंने एक बॉल ब्लैक निकाल लिया, ब्लैक बॉल कितनी बची ना? ये क्या हो गया भाई? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब है कि जो मैंने फर्स्ट बॉल निकाली है वो किस कलर की है? ब्लैक कलर की है। तो ब्लैक कलर की जो मैंने बॉल निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 10/15 हो गई। अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में? E1 के रेस्पेक्ट में। तो भाई ये कहता है कि जो मैंने बॉल निकाली थी वो एक निकाले, और कंडीशंस क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट की। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो एक बार बॉल निकाल चुके हैं उसको हमने वापस नहीं डाला उसके अंदर। ठीक है। तो अब जो मैंने एक बॉल ब्लैक कलर की निकाल ली, तो ब्लैक कलर की बॉल कितनी बची? 9, और टोटल बॉल कितनी रह गई भाई? एक उनमें से भी कम हो गई, वो रह गई 14। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि जो मैंने दोनों बॉल निकाली है वो कैसे कलर की है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर ब्लैक। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों ही बॉल कैसी हैं? ब्लैक है। तो आप क्या करोगे? इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा दोगे, इसका मतलब इंटरसेक्शन है यहाँ पे। तो इसमें हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, 9/14। तो इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं भाई। ये 5 से कट रहा है, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। 3 से इसको काट देंगे, 3 तिया 9। 2 से इसको काट देंगे, 2 7 14। तो ये आ जाएगा 3/7। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है जी। तो आप राइट डाउन कर सकते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो जो 26 क्वेश्चन है ये देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट आर बी द रिलेशन, आर एक रिलेशन है सेट ऑन द सेट है, सेट है पर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, किसका ऑर्डर्ड पेयर लेना है हमें, पॉजिटिव इंटीजर्स का। डिफाइन एक्स वाई रिलेटेड टू यू वी। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ एक्स वी इक्वल्स टू वाई यू सो दैट आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको ये शो करना है कि जो ये रिलेशन है ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आप जानते हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, एक ऐसा रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। एक ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो सेट दे रखा है, सेट किसका है, रिलेशन है। सेट ए इज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। मेरे पास जो सेट है वो जो सेट ए है वो किसका है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे जो सेट ए है वो आपको लेना है पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का। ये तो और यहाँ पे जो आर बी द रिलेशन ऑन द सेट है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं आपको, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया आपका 0, सॉरी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है जी, इसका सेट है आपके पास। और यहाँ पे जो आर रिलेशन है, आर आपका डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे जो आर डिफाइन है ये ऑर्डर्ड पेयर के अंदर है एक्स वाई और रिलेटेड टू यू वी सच दैट इफ एंड ओनली इफ एक्स वी इक्वल्स टू वाई यू, ठीक है जी। सो दैट अब ये आपको शो करना है, ठीक है जी। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझको इसको पहली कंडीशन लेके चलनी है, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव चेक करना है कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम इसको चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव को आपको मालूम है, रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट की उसी के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि भाई x का हम u के साथ v के साथ ले रहे हैं, मतलब ये रिलेशन है, इसका ऑर्डर्ड पेयर इसके साथ ले रहे हैं और इसका इसके साथ ले रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को हम एक ही सेम ऑर्डर्ड पेयर लेके चलेंगे। यहाँ पे आपका ये x और y को हम सेम मान के चलेंगे। भाई जब यहाँ पे x v आपका क्या दे रखा, y u के बराबर है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि अगर मैं इसको भी और उसमें अगर रिफ्लेक्सिव की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पे, if a belongs to R for all a belongs to set A, ठीक है जी। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि जब इस डेफिनेशन को ये फॉलो करता है तो आपका जब ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो ये आपका फॉलो कर रहा है इसको क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप एक्स वी एक्स एक्स रखो या वाई वाई रखो, एक या तो एक्स के प्लेस पे आप वाई रख दो या वाई के प्लेस पे एक्स रख दो, तो ये इसको क्या कर लेगा, आपका फॉलो कर लेगा। जैसे मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, भाई मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर लिया 1 1 2 2, आप कुछ भी लिख सकते हो। भाई यहाँ पे आपने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया 1 1 पॉजिटिव इंटीजर्स का या 2 2, तो वो उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये सभी किस में फॉलो करेंगे, आर में फॉलो करेंगे फॉर ऑल। और 1 और 2 आपके कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, सेट है में। तो आप क्या बोल सकते हो, सो दैट आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये कैसा रिलेशन है आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो भाई ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। अब इसको आप सेकंड कंडीशन में आपको क्या प्रूफ करना है, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन एक बार चेक कर लेते हैं भाई, इसको ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन में आपको क्या चेक करते हैं भाई, सिमेट्रिक में हम क्या चेक करते हैं, अगर आपका ए बी के बराबर है तो आपको चेक करना होता है कि जो बी है वो ए के बराबर है या नहीं है।
ठीक है जी। तो यही आपको यहाँ पे चेक करना है। अब आपको दे रखा है सिमेट्रिक में यहाँ पे कि कंडीशन ये दे रखी है, इफ़ मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर implies that BA belongs to R, BA belongs to R for all AB belongs to set है। तो ये डेफिनेशन होती है एक सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए। तो यहाँ पे ये फॉलो हो रही है। अगर देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको ये कहता हूँ कि भाई एक्स वी वाई यू के बराबर है, तो अगर आप यहाँ पे ये लिखते हो कि एक्स वी है वो किसके बराबर है, वाई यू के बराबर है, तो जो वाई यू है वो भी तो एक्स वी के बराबर होगा। तो चाहे इसको उल्टा लिखो या सीधा लिखो, तो आपकी कंडीशंस क्या होगी, ट्रू होगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि भाई यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि एक्स वी इक्वल्स टू वाई यू, तो सो दैट वाई यू इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एक्स वी। और यहाँ पे लिख लेना आप कि जो एक्स वाई है वो रिलेटेड हो गया किससे भाई, एक्स रिलेटेड है यू वी के साथ, और यहाँ पे आपका यू वी को पहले लिख लो, ये रिलेटेड हो जाएगा एक्स वाई के साथ। तो आप बोल सकते हो, ये कॉमा है भाई यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो सो दैट आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो आर कैसा रिलेशन हो गया भाई, यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। आपने इसको रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको क्या लिख लेता हूँ भाई, यहाँ पे मैं इसको ट्रांजिटिव और प्रूफ कर देता हूँ। तो देख लीजिए भाई ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैं इसको ट्रांजिटिव प्रूफ कर रहा हूँ। तो ट्रांजिटिव हमें इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, तो ट्रांजिटिव की होती है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर implies that ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो अगर आपका ए कॉमा सी भी कहाँ बिलोंग करता है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर करता है, तो आप बोल सकते हो फॉर ऑल जो ए बी सी ये सारे एलिमेंट हैं कहाँ बिलोंग करने चाहिए, सेट ए के अंदर बिलोंग करने, तब तो आपका क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब इसी कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ भाई, मेरे पास ये कहता है कि यहाँ पे अगर मैं ये कंडीशंस लगाता हूँ इन तीनों को कि भाई जो आपका एक्स वाई रिलेट कर रहा है यू वी को, और ये कब कंडीशन है, ये कहता है कि इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तब पॉसिबल है तब आपका जो एक्स वी है, एक्स वी है आपका किसके इक्वल है, एक्स वी इक्वल है वाई यू के। ठीक है, अब मैंने क्या करा भाई, अब मैंने यहाँ पे यू वी तो रखा ही और मैंने इसको रिलेट करा दिया डब्लू और किसके साथ, जेड के साथ, यहाँ जेड ले लिया, और इफ़ एंड ओनली इफ़, और इसको बोल दिया कि यू जेड है, जो आपका यू जेड है वो किसके इक्वल है भाई, वो आपका वी डब्लू के इक्वल है। तो देन तब आपको इम्प्लाइज दैट, तब आपको प्रूफ क्या करना है, अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो एक्स वाई है भाई वो अगर रिलेट करता है डब्लू जेड को, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये इक्वल हो जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़, तो आप बोलोगे एक्स डब्लू आपका इक्वल हो जाए एक्स जेड इक्वल हो जाएगा किसके, वाई डब्लू के। तो ये कंडीशन आपकी तीनों क्या हो जाती है, यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। तो आप बोल सकते हो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अभी आपने रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तो आप क्या बोल सकते हो, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो ये आपका रिलेशन है ये क्या कहलाएगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में आपसे क्या कहा गया, प्रूव दैट, ये आपका प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए आपको प्रूफ करना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स से। भाई इसमें कहा गया है आपसे, क्या कहा गया है कि आपसे कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल लेकर आना है आपको साइन इनवर्स 56/65। तो ये कैसे करोगे भाई, इसको प्रूफ करना है हमें कोस
कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल में लेकर आना है साइन इनवर्स 56/65। ठीक है जी, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम देख लीजिए भाई। तो अब ये हमारे पास ये कॉस है, ये साइन है, या तो इसको हम पूरे को कॉस में चेंज कर लेते हैं या पूरे को साइन में, क्योंकि अब हमें आंसर बैक में क्या चाहिए, साइन में, तो हम इसको साइन में ही बदल लेते हैं। अब आप जानते हो भाई, आप साइन में आप ऐसे बदल सकते हो इसको कि भाई आपको ये कंडीशन मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये इसमें इस एंगल को आप थीटा बोल दो, तो ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है कि जो आपका कोस थीटा होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बेस की बात करता हूँ तो बेस आप लेंगे 12, तो ये तो हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है जी। तो या फिर आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो, एक फॉर्मूला और होता है भाई, अगर मैं और यहाँ से अगर पाइथागोरस से निकालोगे आप, पाइथागोरस से निकालते हो तो ये 5 निकल के आ जाएगा, 169 में 144 घटाएंगे तो परपेंडिकुलर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका साइन इनवर्स है वो निकल के आ जाएगा 5 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। या तो ऐसे निकाल लो, जो कोस इनवर्स है आपका यहाँ पे कोस इनवर्स 12/13 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 से। एक तो ये तरीका होता है निकालने का, एक आप ऐसे निकाल सकते हो, एक तरीका और बता देता हूँ निकालने के लिए इसको। तो एक आप इस मेथड से निकाल सकते हो कि अगर आप यहाँ पे लेट कर लेते हो, किसको भाई, आपने यहाँ पे, मैं इसी तरीके से आपको यहाँ पे करा देता हूँ भाई, कि यहाँ पे जो आपका ये है, देख लीजिए एक बार, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको साइन में चेंज करना है। साइन में चेंज करने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लेट किया, कोस इनवर्स 12/13 को एक्स लेट कर लिया, तो यहाँ पे ये 12/13 है वो किसके इक्वल आ गया भाई, कोस एक्स के इक्वल आ गया। अब आप एक फॉर्मूला जानते हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स की मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कोस कितना है 12/13, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 144/169। तो इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये निकल कर आ जाएगा 169, 25/169। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5/13। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल कर आएगी, साइन इनवर्स 5/13। ठीक है जी। तो ये भी x के इक्वल था, ये भी x के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो आपका कोस इनवर्स 12/13 था वो किस में बदल गया, साइन में बदल गया, साइन इनवर्स 5/13 आ गया। ठीक है जी। अब इसमें आप क्या लगा सकते हो भाई, अब आप इसको ये लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई इस चीज़ को, अब मैं लिख सकता हूँ इसको साइन इनवर्स 5/13 और प्लस साइन इनवर्स 3/5 और इक्वल में आपको लेकर आना है साइन इनवर्स 56/65। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे जी, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। अब आपको एक आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, यहाँ पे साइन के अंदर एक आइडेंटिटी होती है, मैं लिख देता हूँ। कौन सी आइडेंटिटी होती है भाई, आपने पढ़ी हो तो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y किसके इक्वल होता है भाई, ये होता है आपका साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी होती है भाई, इसको आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगा लेफ्ट हैंड में भाई, तो इसमें अप्लाई करता हूँ तो इसमें लिखूँगा मैं इसको साइन इनवर्स इसको लिखते हैं भाई साइन इनवर्स, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं साइन इनवर्स, तो ये आपके पास हो जाएगा x कितना है आपका यहाँ पे 5/13 √1 माइनस y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 कितना आ जाएगा 25 प्लस क्या लिखोगे y 3/5 को एज इट इज़ लिखोगे
तो यहाँ पे आएगा आपका 1 माइनस 5/13 को, ये 25/169। ठीक है जी, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये आपके पास निकल कर आ जाएगा साइन इनवर्स। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5/13 मल्टीप्लाई, तो 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई 16, 16 का √4 बनेगा, तो ये आ जाएगा 4/5 प्लस 3/5, और इसमें करेंगे तो ये आपका आएगा भाई 144, तो ये हो जाएगा इंटू भाई यहाँ पे 12 कितना हो जाएगा 13। तो इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखता हूँ तो भाई ये आपके पास आएगा साइन इनवर्स और 20/65 प्लस 36/65। तो अब यहाँ पे इसको आंसर यहाँ पे दे देता हूँ मैं आपको, साइन इनवर्स, तो ये निकल के आ गया भाई आपके पास कितना, ऐड करेंगे तो 56/65, और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड है, इसी को आपको प्रूफ करना था, यही आपकी RHS है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे भाई, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए एक बार 27 क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर जो 27 है ये क्या है भाई, इसमें कहा गया है कि ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है fx इक्वल्स टू ए, सो दैट आपको ये शो करना है इसमें। ठीक है जी, तो fx तो आपके पास है, ये मैं यहाँ से fy और निकाल लेता हूँ भाई, fy क्या हो जाएगा, fy आपके पास हो जाएगा यहाँ पे cos y माइनस साइन y 0, और ये हो जाएगा आपके पास साइन y cos y 0 0 0 1। ठीक है जी, ये आपके पास cos y आ गया। अब इसके LHS लेके सॉल्व करता हूँ मैं इसको, LHS से आपके पास आपको क्या लेना है, fx इंटू fy, आपको fx की और fy की मल्टीप्लाई करनी है। fx है आपके पास cos x साइन y माइनस का 0, और ये है आपके पास साइन y और cos y 0 0 0 1। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो कितनी, इसको लिख लेते हैं भाई, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया भाई, fx लिखना था, मैंने y लिख दिया यहाँ पे, तो आप इसको x कर लेना, इसको दोबारा से लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। ठीक है जी, इनटू में क्या करना है आपको, ये लिखना है भाई fy cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। अब आपको पता है ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 × 3 का, और ये भी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 × 3 का। तो आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों मैट्रिक्स की, तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगी उसको हम लिखते हैं भाई इसकी फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये आपके पास निकल के आएगा यहाँ पे cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है जी, और 0 के साथ करेंगे तो प्लस में 0 आ जाएगा। अब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos x साइन y, और इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन x cos y, और प्लस में हो जाएगा 0। ठीक है जी, अब इसकी मैं इसके साथ करूँगा तो ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसकी इसी तरह से इसके साथ करते हैं भाई, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ,
साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स ये कॉस एक्स है और ये आपकी साइन वाई है प्लस 0, एक्स है भाई ये यहाँ पे, ठीक है, और प्लस 0। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और प्लस 0, यहाँ पे ये 0 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, इसकी सेकंड रो के साथ करूँ, सेकंड कॉलम के साथ 0 प्लस 0 प्लस 0, इसकी इसके साथ करूँगा तो 0 प्लस 0 प्लस 1। तो भाई ये एक मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बना आपके पास, तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई। मल्टीप्लाई होने के बाद जो कुछ बनेगा तो ये बनेगा आपके पास, सुन लो अब भाई, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, तो ये बन रहा है cos x cos y। अब आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है भाई, आपने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ी होगी, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आइडेंटिटी होती है cos x प्लस y की, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे cos x प्लस y, और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी आपके पास माइनस साइन x प्लस वाई, और यहाँ पे ये 0 है। इसी तरह से यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन रही है साइन की, साइन x प्लस वाई की, साइन x प्लस वाई, और ये आइडेंटिटी बन रही है आपके पास जो सेम यहाँ पे बन रही थी cos की, cos, तो ये आइडेंटिटी बन रही है आपके पास यहाँ पर भाई cos x प्लस वाई, और ये 0, तो यहाँ पे ये 0 ये 0 ये 1, तो ये आपकी क्या निकल के आ गई भाई, आपकी ये LHS निकल के आ गई। अगर मैं यहाँ पे RHS की बात करता हूँ, RHS में मुझे क्या निकालना था, RHS में आपके पास चाहिए था आपको, RHS में आपको चाहिए था fx प्लस वाई। तो भाई इस चीज़ को RHS में अगर आपको ये चाहिए कि x प्लस वाई चाहिए RHS में, तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ जो ये बना है, तो ये भी तो आपके पास क्या बना है, x प्लस वाई तो बना है, और यही आपकी क्या है RHS है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो जाता है भाई इस तरह से, ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अगला, तो क्वेश्चन नंबर 28, इसको और देख लेते हैं एक बार। तो 28 क्वेश्चन है, तो 28 क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, ये और चेक करते हैं। तो ये कहा गया है कि भाई इसमें फाइंड dy और dx निकालना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 या 5 मार्क्स में आता है आपके पास, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार हम। तो भाई इसमें आपसे बोला गया है कि आपके पास जो cos है, cos x इसकी होल पावर y है इक्वल्स टू cos y और इसकी होल पावर x है। जब एक फंक्शन की पावर एक फंक्शन आ जाती है तो उस कंडीशन में हम लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं इसमें। तो लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग cos x इसकी होल पावर y, और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा log cos y इसकी होल पावर x, ठीक है जी। अब लॉगरिथम के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, आपने पढ़ी होगी लॉगरिथम के log m रेज़ टू पावर n, बेस ई है इसका यहाँ पे, तो पावर है जो आगे आ जाती है log m, तो इसको ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जो आपकी पावर्स होती है वो आगे आ जाती है, तो ये आपका हो जाता है log cos x इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा log x आगे आ जाएगा, इधर x यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा cos y। अब हम इसका क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ये दो फंक्शन है, तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं,
प्रोडक्ट रूल आप जानते होगे क्या होता है भाई, प्रोडक्ट रूल डी ओवर डी एक्स। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हैं तो आप निकालते हैं यू का डेरिवेटिव v प्लस यू और v का डेरिवेटिव। तो इसमें वही लगाते हैं हम, यहाँ पे y का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो y का जो डिफ्रेंसिएशन होगा भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे log cos x को क्या रखेंगे एज इट इज़, ठीक है जी, प्लस करेंगे। अब y को एज इट इज़ रखना है, अब log का करना है। log का डेरिवेटिव क्या होता है भाई आपका, तो log का होता है 1/x। तो यहाँ पे जो cos x है वो नीचे चला जाएगा। अब cos का करेंगे तो cos का होता है आपका माइनस साइन x, x का करेंगे तो 1 होता है, ठीक है जी। अब इक्वल्स टू, अब इक्वल में आ जाइए, अब इसका करिए, x का कितना हो गया 1 हो गया, और यहाँ पे आपका पास हो जाएगा log cos y एज इट इज़ रखते हैं भाई, log cos y प्लस में। अब x को एज इट इज़ रख लेते हैं, log का करते हैं, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा भाई आपका cos y, भाई log का तो हो गया 1/cos y, और cos का करेंगे तो cos का होता है आपका माइनस का sin y, और y का करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है जी। ये मैंने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया। अब डी वाई वाली, जो डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म है उनको एक तरफ रख लीजिए, और विदाउट डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ रख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स log cos x, ठीक है जी। इस वाली टर्म को इधर ले आया मैं, इसको इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा भाई इधर आके ये वाली टर्म, और ये आपके पास हो जाएगी x, और भाई साइन अपॉन कॉस, आप जानते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये आपका हो जाएगा 10y, और इनटू में आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। इक्वल में आ गया, इक्वल में इधर क्या बचा हुआ है, इधर तो बचा हुआ है हमारे पास log cos y, और इस वाली टर्म को इधर लेके चले जाओ तो ये इधर जाके किसकी हो जाएगी प्लस, तो ये y, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है 10, तो ये आपके पास हो जाएगा y tan x, ठीक है जी। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स हमने कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा आपके पास log cos x प्लस x tan y, और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा log cos y प्लस y tan x। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे तो डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए था, तो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से निकल कर आ गया log cos y प्लस y tan x, और इसके डिवाइड में ये वाली टर्म इसके डिवाइड में चली जाएगी, तो log cos x प्लस x tan y, तो ये आपका क्या हो गया भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है जी। राइट, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। राइट डाउन कर लिया। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं वीडियो को, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी। तो 28 तक हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको अगर कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी हो, अगर समझने में कोई कठिनाई हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है जी। तो अब आगे हम देखेंगे, जो हमारी प्रीवियस वीडियो होगी उसमें आगे करते हैं। जय हिंद, जय भारत।